नमस्कार। आज बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है इस अनोखी यात्रा के बारे में। कोशिश ये रहेगी कि इसके पीछे की कहानी समझें, इसका मतलब क्या है और कुछ खास बातें। तो सबसे पहले, ये जगन्नाथ कौन है जिनकी हम सुनते हैं लकड़ी की मूर्तियां हैं, बड़ी गोल आंखें हैं, और ये रथ यात्रा ये आखिर निकलती क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। तो जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु या कृष्ण का ही एक रूप मानते हैं, है ना? और पूजा मुख्य रूप से ओडिशा में होती है। जी हाँ, बिल्कुल। उड़ीसा में, पुरी में। और वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी हैं। सही कहा। इसी तिकड़ी को, मतलब इन तीनों को ही त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रिमूर्ति। और जगन्नाथ का मतलब? जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, जगत के स्वामी। जगत के स्वामी। अच्छा। और हाँ, जो आपने मूर्तियों की बात की वो वाकई में बहुत अलग हैं। लकड़ी की बनी होती हैं आंखें एकदम बड़ी और गोल। और हाथ पैर साफ दिखते नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं कि इसके पीछे भी कोई कहानी है, जैसे वो अधूरी रह गई या कुछ। जी, कई कथाएं हैं इसके पीछे। एक ये भी है कि विश्वकर्मा बना रहे थे और शर्त थी कि कोई देखेगा नहीं, लेकिन दरवाजा खुल गया और वो अधूरी रह गई। पूजा इनकी पुरी का मशहूर जगन्नाथ मंदिर में ही होती है। अच्छा, तो ये मूर्तियां भी अपने आप में बहुत खास हैं। हम्म। अब आते हैं इस रथ यात्रा पर। ये शुरू कैसे हुई? मतलब इसकी शुरुआत के पीछे क्या कहानी है? हाँ, एक पौराणिक कथा जो काफी प्रचलित है वो ये है कि राजा बनने के बाद द्वारका में भगवान कृष्ण ने एक बार इच्छा जाहिर की थी कैसी इच्छा? कि वो साल में एक बार अपने बचपन की जगह यानी वृंदावन जाना चाहते हैं। अच्छा, वृंदावन जाने की इच्छा। हाँ, तो ये रथ यात्रा एक तरह से उसी इच्छा का प्रतीक है, उसी यात्रा का। तो मतलब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी मंदिर से निकलते हैं जी। और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। ये गुंडीचा मंदिर क्या है? उसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। ओ, मौसी का घर। और हजारों लाखों लोग इन विशाल रथों को रस्सियों से खींचते हैं। वो नजारा तो कमाल का होता होगा। बिल्कुल, वो दृश्य वाकई अद्भुत होता है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ये तो सदियों से चला आ रहा होगा। सदियों से। हम्म। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण जैसे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें भी इसका जिक्र मिलता है। अच्छा। पुराणों में भी। जी हाँ, और भक्तों के लिए वो रथ खींचना वो सिर्फ एक काम नहीं है, वो एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। माना जाता है कि इससे पुण्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ये आस्था और समुदाय की जो शक्ति है ना, उसका प्रतीक है। वाह, तो इसका जिक्र पुराणों में भी है। ये तो इसे सिर्फ एक स्थानीय त्योहार या यात्रा से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। बिल्कुल, ये अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। और ये जो सदियों पुरानी परंपरा है, ये हर साल एक खास समय पर ही मनाई जाती है ना? जी हाँ, इसका एक तय समय है, हिंदू पंचांग के हिसाब से होता ही है। पंचांग के हिसाब से। हाँ, आषाढ़ का महीना, उसमें जो शुक्ल पक्ष होता है, यानी जब चांद बढ़ रहा होता है। हाँ, उजाला पाक जिसे कहते हैं। बिल्कुल, उजाला पक्ष, उसकी दूसरी तिथि मतलब द्वितीया को। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। जी ये आमतौर पर अंग्रेजी कैलेंडर में कब पड़ता है? जून या जुलाई? हाँ, अक्सर जून या जुलाई में ही पड़ता है ये। और इस साल मतलब 2025 में जी ये तारीख कब है? इस साल 2025 में ये 29 जून को पड़ रही है, दिन रविवार है। 29 जून रविवार। जी ठीक है। जी। तो हमने आज संक्षेप में समझा कि भगवान जगन्नाथ कौन है, उनकी मूर्तियों की क्या खासियत है, रथ यात्रा की कहानी क्या है, जी पुराणों में जिक्र है और ये कब होती है। हाँ, और ये भी कि ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस या अनुष्ठान भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आस्था, इतिहास, कला और लाखों लोगों की जो सामूहिक भागीदारी है, उसका एक संगम है। सही कहा। ये दिखाता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती है और लोगों को आपस में जोड़ती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है आखिर में सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक पौराणिक इच्छा या एक कहानी आज भी इतने बड़े पैमाने पर इतने लाखों लोगों को एक साथ खींच लाती है, उन्हें एक मकसद से जोड़ देती है। ये कहीं ना कहीं उस सामूहिक विश्वास की ताकत दिखाता है और अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का जो महत्व है उस पर सोचने को मजबूर करता है। सही बात है, ये जुड़ाव ही इसकी असली ताकत है।